देखिए अच्छा, ए शांत जाओ बेटा। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, विद्युत चुम्बकीय, छठवां चैप्टर है। देखिए अभी इधर सुने, पहली हेडिंग है, समझते जाओ, थोड़ा थोड़ा अपना लिखते जाना, 60 नोट्स जरूर बनाओ बेटा। निकाल लीजिए रफ, चालू हो जाएगी। पहली हेडिंग है चुम्बकीय फ्लक्स, चुम्बकीय फ्लक्स। अब देखिए इधर पे आपको सीधा सीधा ये बोलना है, किसी चुम्बकीय क्षेत्र में, भाई ये चुम्बकीय क्षेत्र है, चुम्बकीय क्षेत्र का मतलब इधर नॉर्थ और इधर बल लिखा है, नॉर्थ से साउथ की ओर चल रहे हैं। इस चुम्बकीय क्षेत्र में कोई भी काल्पनिक पृष्ठ खींचना है, इस काल्पनिक पृष्ठ के तल के लंबवत कितनी बल रेखाएं गुजर रही हैं, इन बल रेखाओं की संख्या को चुम्बकीय फ्लक्स कहते हैं। किसी चुम्बकीय क्षेत्र में, ये कौन सा क्षेत्र है भैया, चुम्बकीय क्षेत्र, किसी चुम्बकीय क्षेत्र में खींचे गए, किसी चुम्बकीय क्षेत्र में खींचे गए काल्पनिक पृष्ठ के तल के लंबवत, काल्पनिक पृष्ठ के तल के लंबवत गुजरने वाली चुम्बकीय बल रेखाओं की संख्या को चुम्बकीय फ्लक्स कहते हैं। चुम्बकीय बल रेखाओं की संख्या को, अगर खींचे गए काल्पनिक पृष्ठ का क्षेत्रफल कैपिटल ए और चुम्बकीय क्षेत्र की तीव्रता बी है, तो उस समय जो बल रेखाओं की संख्या होती है, यानी अगर वैसे देखा जाए तो 1 2 3 4 बल रेखाएं गुजर रही ना बेटा। इसका मतलब इसका चुम्बकीय फ्लक्स कितना होना चाहिए, 4। लेकिन जब रियल में इसको देखते हैं तो ये बल रेखाएं आपको दिखाई नहीं देती हैं कि ऐसे कि इनके उत्तर बताना चालू कर दो। इसलिए आपको अगर ये बल रेखाएं काउंट करनी है कितनी है, तो क्षेत्रफल और जो बी था इनका गुणा कर दीजिए, तो ये बल रेखाओं की संख्या को ही बताती है। यानी क्षेत्रफल है जो काल्पनिक पृष्ठ का क्षेत्रफल ये, चुम्बकीय क्षेत्र की तीव्रता जो भी है, इनका गुणा कर दिया जाए तो बल रेखाओं की संख्या ही निकलती है। लेकिन अगर मान लीजिए काल्पनिक पृष्ठ इसमें खींचना है, जैसी भी आप कल्पना कर पाओ, मान लीजिए आपने कुछ ऐसे करके काल्पनिक पृष्ठ खींच दिया होता, कुछ ऐसे करके भैया काल्पनिक पृष्ठ खींच दिया गया है, जिसमें से एक ही डायरेक्शन सदैव तल के लंबवत होती, एक ही डायरेक्शन ये होती, और खींचे गए बल रेखाएं भैया ये हैं, तो जो बल रेखाओं के साथ थीटा कोण बनाने लगे, ये जो काल्पनिक पृष्ठ ऐसे खींचे होते तो उत्तर ये आ गया होता। मान लीजिए काल्पनिक पृष्ठ आपने ऐसा कुछ खींच दिया, तो अब आपने सूत्र ये याद किया, काल्पनिक पृष्ठ के तल के लंबवत गुजरने वाली बल रेखा है, जबकि तल भैया ये है, दिख रहा है कि अलग से चित्र बना है, दिख रहा है ना। ये काल्पनिक पृष्ठ है, दूसरा एक काल्पनिक पृष्ठ हमने ये खींचा है, तो उसके लिए तो सूत्र ये बन गया है। दूसरा काल्पनिक पृष्ठ ये है, जिन्हें ना दिख रहा हो तो अलग से इधर देख लो। ये मान लीजिए आपने काल्पनिक पृष्ठ कुछ ऐसे खींच दिया, जिसमें जो है इसके एक ही डायरेक्शन ये तल है, तल के लंबवत भैया बल रेखाएं गुजरनी चाहिए, और तल के लंबवत एक ही डायरेक्शन होती है, बल रेखाएं गुजर रही बेटा ऐसे, बल रेखाएं दिख रही हैं ऐसे गुजर रही। अब जबकि अभी डिफिनीशन पढ़े, तल के लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं, चुम्बकीय फ्लक्स कहते हैं। इसका मतलब थोड़ी डिफिनीशन से गड़बड़ा जाएगा ना। तो अब इन बल रेखाओं को थीटा कोण के साथ मोड़ लीजिए तो साथ में चली जाएंगे। तो अगर इधर पे बी है तो इधर पे कितना आ जाएगा, बी कास थीटा, ऐसी डायरेक्शन में तल के साथ जाएंगी। तो उस समय सूत्र बन जाता है बी फाई बराबर बी ए कास थीटा। बोलो याद हो जाएगा, फाई बराबर बी ए कास थीटा। चुंबकीय फ्लक्स जो कुल मिला के फ्लक्स दो तरह का हुआ करता है, एक का नाम है वैद्युत फ्लक्स और एक का नाम है, इसलिए दोनों में अंतर बनाए रखने के लिए बेस में भैया बी लिख देते हैं। अगर वैद्युत फ्लक्स है तो फाई ई लिख देते हैं, बेस में आए, साथ गुणे में ना होए, इसलिए भैया इसको फाई बी बराबर लिखा करते हैं बी ए कास थीटा। बोलो याद रहेगा। बता चुंबकीय फ्लक्स क्या है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में खींचे गए काल्पनिक पृष्ठ के तल के लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। यदि खींचे गए काल्पनिक पृष्ठ का क्षेत्रफल ए और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी हो, तो सूत्र क्या होता है, फाई बराबर बी ए, और यदि इनके बीच बना कोण थीटा हो, किनके किनके, बी और ए, बी की डायरेक्शन किधर होती, बी की डायरेक्शन पूछ रहे हैं, बी की दिशा यन से किधर को, यस की ओर होगी, और ए की डायरेक्शन तल के लंबवत। अतः भैया अगर ये दोनों एक ही दिशा पे ना हो, तो इनके जो बीच बना कोण है उस कोण का इधर गुणा और कर दिया जाता है। जैसे कुछ बातें और समझ लो भैया, इधर मान लीजिए हमने करा क्या,
फाई बराबर ऐसे करके रखे, मान लीजिए तल के लंबवत बल रेखाएं तल के लंबवत गुजर रही, ये है ऐसे तल, और तल के लंबवत बल रेखाएं गुजर, ये तल तुम्हें दिख रहा है? बोलो यार, तल के लंबवत बल रेखाएं गुजर रही, दिख रहा है चित्र में? तो बता थीटा कितना रखोगे? 0, क्योंकि थीटा किन के बीच रखना है? तल के साथ नहीं रखना, हमें कहाँ से रखना है? बी और ए के बीच। और तो बी तो इधर दिख ही रहा है कि बी ये गुजर रही बल रेखाएं, और इसकी डायरेक्शन, इस तल की जो डायरेक्शन होती है, यानी ए क्षेत्रफल की जो डायरेक्शन होती है वो सदैव तल के लंबवत होती है। तो यानी बल रेखाएं भी तल के लंबवत हो गई, ए की डायरेक्शन भी तल के लंबवत हो गई, इसका मतलब दोनों एक ही दिशा में है। तो अगर भैया तल के साथ कह दे, जैसे कह दे तल के बल रेखाएं तल के लंबवत है, ऐसी कंडीशन में थीटा का मान कितना रखना है? 0। अगर कह दे तल के समांतर है, तो इसका मतलब थीटा कितना रखना है? 90। यहाँ थीटा थोड़ी उल्टा चलेगा, ठीक? ये यहाँ पर थीटा थोड़ी ध्यान देंगे। जैसे मान लीजिए भैया ये तल हो गया पूरा, आपको ऐसा दिख रहा है, ये तल हो गया, तल के लंबवत ऐसे हो गए, 90 अंश पे दिख रहा है ना तल के लंबवत। अब आप समझिए कि अगर जो इस तल की जो ए है वो भी इधर ही होता है, तल के लंबवत भी ये होता है, बल रेखाएं भी ऐसे ही जा रही, इस पेन से हम दिखा रहे हैं, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में हो गई। तो जब तल के साथ 90 अंश का है तो तुम्हें थीटा 0 रखना है। जब तल के समांतर का है, जैसे ऐसे तल है, इसी के समांतर ऐसे गुजर रहे, ये तल हो गया, तल के समांतर गुजर। अब तल की डायरेक्शन लंबवत होती है, तो ए की डायरेक्शन इधर आ जाएगी, बल रेखाएं समांतर जा रही, तो कोण कितना बने? तो यहाँ भैया जब भी तल के साथ कोण दे, जैसे तल के साथ 30 अंश का कोण बनाता है तो आप रखना 60, तल के साथ 0 अंश का कोण बना रहा है तो आप रखना 90, 90 से घटा के रखा जाता है। तल के साथ लंबवत है, तो लंबवत है, इसका मतलब 90 से 90 घट गया तो 0 आ गया। बोलो याद रहेगा? चलिए एक बात ये याद कर लेना। दूसरा एक बात और सुनिए, मान लीजिए भैया हमने एक ऐसे काल्पनिक पृष्ठ खींचा है, एक काल्पनिक पृष्ठ हमने इसी के साथ और हमने खींच दिया ऐसे, साथ में छोटा बड़ा कुछ भी नहीं। अब मुझे बताइए बल रेखाओं की संख्या घटी बढ़ी कि वही? बल रेखाएं 1 2 3 4 जा रही थी, तो बताइए घट गई बढ़ गई कि वही? इसका मतलब फेरों की संख्या पर निर्भर। जैसे आप मान लीजिए आप यहाँ कुंडली खींचे, कह रहे एक कुंडली है जिसमें फेरों की संख्या 20, और कह रहे इसका क्षेत्रफल ए है, इस कुंडली के तल के लंबवत मान लीजिए बी बराबर दे दिया 10 टेस्ला, 10 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र गुजर रहा है। चुंबकीय क्षेत्र का मतलब टेस्ला होता है ना, बोलो। अब हम कह रहे हैं बताइए फ्लक्स क्या होगा? तो आप जब फ्लक्स निकालोगे तो फाई बराबर सूत्र होता है बी ए कास थीटा, इसमें फेरों की संख्या का गुणा नहीं करना है, क्योंकि बल रेखाओं की संख्या फेरों की संख्या पर निर्भर, चाहे एक फेरा इधर घुमा दो चाहे 4 ठो घुमा दो, बल रेखाएं जो ये गुजर रही इतनी ही गुजरेंगी। अब बल रेखाओं की संख्या को फाई कहते हैं, तो फेरों की संख्या का गुणा नहीं करते। दूसरी बात ये ध्यान कर लेना है, बता फाई बराबर सूत्र क्या है? बी ए कास थीटा, बोलो याद रहेगा? बताइए अगर तल के लंबवत हम कह दें तो थीटा कितना रखोगे? तल के लंबवत बल रेखाएं गुजर रही है यानी थीटा कितना, और तल के समांतर मतलब थीटा। बल रेखाओं बल रेखाओं की जो संख्या होती है वो फेरों पर डिपेंड, चाहे एक फेरा खींचो तो अगर 10 बल रेखाएं गुजर रही तो 2 फेरा घुमा दोगे तो वही 10 गुजर रहे। अब बल रेखाओं की संख्या फाई है, तो फाई जब भी निकालेंगे एन का गुणा, याद रहेगा? चलिए ठीक है, मात्रक निकाल लो, फाई बराबर बी ए कास थीटा, फाई बराबर बी ए कास थीटा, मात्रक निकाल लो। इसका मात्रक होता है टेस्ला, इसका मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, तो क्या लिखोगे? टेस्ला मीटर स्क्वायर, सही है? या इसी को क्या बोलते थे? वेबर, बोलो ये बात सही। एक और सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या है? हाँ, इसको हम बोल सकते हैं गॉस, और मीटर को क्या लिख सकते हो? सेंटीमीटर स्क्वायर, या इसी को बोलते हैं मैक्सवेल, बोलो याद रहेगा? मैक्सवेल। अच्छा बताइए एक टेस्ला में कितना गॉस? 10 घाते +4, +4 होगा ना? कौन इसमें बड़ा है? टेस्ला बड़ा है कि गॉस बड़ा है? गॉस बड़ा है कि टेस्ला बड़ा है? अजीब आप बोल देते हो कभी कभी, टेस्ला बड़ा है और गॉस क्या है? तो अगर टेस्ला को गॉस में बदलोगे तो +4 है, लेकिन हम पूछे एक गॉस में कितना टेस्ला, तो 10 घाते -4।
और भैया अगर ये पूछा जाए कि एक वेबर में कितना मैक्सवेल, तो इसी के जस्ट डबल बताया जाता है, तो 10⁻⁻8 मैक्सवेल, बोलो याद रहेगा। अगर पूछ लिया जाए एक मैक्सवेल में कितना वेबर, तो 10⁻, यार ये प्लस का है, ये बड़ा है ना, ये 10⁻⁻8, इसी के जस्ट डबल बताना है भैया ये। और अगर मैक्सवेल छोटी रहे, सीजीएस पद्धति का मात्रा याद रहेगा। अब बीमा और निकाल लो, पहली हेडिंग खत्म हो जाए। बीमा निकाले भैया, बीमा 5 बराबर सूत्र क्या है, बी ए कास थीटा। बी की बीमा पता है? अच्छा, बी का कोई सूत्र पता है? कोई पता है? यब का पता है, यब बराबर आई बी एल साइन थीटा। यब के 2 सूत्र पढ़े होगे ना, चुंबकीय बल। दूसरा क्या था, क्यू वी बी साइन थीटा। इन दोनों सूत्रों में से किसी एक सूत्र का उपयोग करके बी की बीमा निकाल लो। मान लीजिए हमने यहाँ से निकाला, तो बी बराबर हो गई यफ बटे आई एल साइन थीटा। बल की बीमा यम एल टी -2, धारा की ए, लंबाई की यल, साइन थीटा की भी बीमा नहीं होती तो हटा दीजिए, तो पता कितना आ गया, यम यल से यल कट रहा है क्या, यम टी -2 ए -1, और यहाँ एरिया है भैया, क्षेत्रफल है ये, तो क्षेत्रफल की बीमा क्या होती है, यल स्क्वायर। तो आगे यम यल स्क्वायर टी -2 ए -1। कुछ समझ नहीं आ रहा है? अब गौर करिए, ये किसकी बीमा, कार्य यानी जूल, तो क्या जूल बटे एम्पियर के बराबर ये सिद्ध हो जाएगा? बताइए, ये एम्पियर है लिखा है ना यार, माइनस का, तो ये क्या लिखा, जूल बटे। अब जब कभी कभी ऐसे प्रूव कराने लगता है कि मैक्सवेल को प्रूव करिए कि जूल बटे एम्पियर होता है, तो यार फिर बीमा उमा रख के जैसा भी बन जाए, थोड़ी ये रखिए। फिर से देख लो, बीमा सही है ना, थोड़ी मैच कराते जाना, सही है, देख लेना कोई छूटे ना। बी की बीमा यहाँ से निकालो, यब बराबर आई बी एल साइन थीटा। बीमा रट नहीं पाओगे, सूत्र रटिए। तो यहाँ से बी, तो यब पाना आई एल, यब की बीमा ये होती है, आई की ये हो गया, यल की यल हो गया, इससे कट गया, ठीक तो लिखे, एरिया की यल स्क्वायर हो गई, तो वह यम यल स्क्वायर टी -2 ए -1, तो जूल बटे एम्पियर। चलिए ठीक है, बीमा हो गई, राशि हो गई, राशि कौन सी थी, अदिश। बीमा राशि मात्रक लिख गया। थीटा भैया अपोजिट चलता है, तल के लंबवत मतलब 0, तल के समांतर मतलब फेरों की संख्या का गुणा, बस बात खत्म। अच्छा, एक आध क्वेश्चन बताओगे, लिखो वाला, एक बोला जाए, लिखिए, क्वेश्चन एक आध करिए। क्या बोले, लिखिए, 2 सेंटीमीटर भुजा के, 2 सेंटीमीटर भुजा के, 2 सेंटीमीटर भुजा के एक वर्ग के तल, एक वर्ग के तल के साथ 30 अंश का कोण बनाते हुए बल रेखाएं गुजर रही हैं। 30 अंश का कोण बनाते हुए बल रेखाएं गुजर रही हैं, बल रेखाएं गुजर रही हैं, 30 अंश का कोण बनाते हुए बल रेखाएं गुजर रही हैं। यदि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यदि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 10 टेस्ला हो, तो मैक्सवेल में चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या होगा? मैक्सवेल में चुंबकीय फ्लक्स का मान निकालो भैया तुरंत। फाई बराबर सूत्र होता है बी ए कास थीटा, बी ए कास थीटा। एरिया निकालो, वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, भुजा स्क्वायर। बी कितना दिया, बी 10। हल कर जाओ, उत्तर बताओ हमें, हल कर लिए,
अभी सोच रहे होगी ना कि हल करें कि ना करें। ठीक है, बीस आ गया। चलिए अच्छा देखो, बी की जगह कितना रखे, बी बी कितना दिया 10, एरिया कितना रखे 2 सेंटीमीटर स्क्वायर ना, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। भुजा है ना 2 सेंटीमीटर, तो 2 का स्क्वायर 4, भुजा स्क्वायर होता है भैया, वर्ग ऐसे करके है भैया, 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, तो 4 × 10⁻⁴ तो ये हो गया। तो और तल के साथ कोण दिया है शायद ना, तल के साथ कोण 30 दिया, मतलब आप कोण कितना रख दो 60। ये बात समझिए, तो 40 × 10⁻⁴, 60 अंश का मान 1/2 होता, तो आ जाएगा 20 × 10⁻⁴, ये वेबर में उत्तर है। मैक्सवेल ने पूछा था, तो एक वेबर में कितना मैक्सवेल होता, गुणे 10⁻⁴ गुणे एक वेबर में 10⁻+4 +8 मैक्सवेल होता है। ये बात तुम लोग को पता है, ये मैक्सवेल में आ जाएगा, तो आ जाएगा 20 × 10⁻+4 मैक्सवेल, ये उत्तर आया था। बोलो, अच्छा वेबर बड़ा है कि मैक्सवेल बड़ा है? ये एसआई पद्धति का मात्रक है या सीजीएस पद्धति का मात्रक? वेबर बड़ा है। बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू में चेंज करना है तो प्लस की घात आती है, छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू में चेंज करना है। जैसे आपसे पूछ लीजिए 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, तो 100 यानी 10 की घात प्लस का दो। लेकिन अगर पूछ लीजिए 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर, सेंटीमीटर इतना ही होता, मीटर ये होता है। तो जब छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू में चेंज करते हैं, कुल मिला के जब ये यस आई पद्धति है, एक यम की एस पद्धति, यस आई को सीजीएस में बदलोगे तो प्लस की घात है, और सीजीएस को यस आई में बदलोगे तो माइनस की घात है, ऐसा आप समझ लो। चलिए ठीक है, पहली हेडिंग कंप्लीट। दूसरी हेडिंग है शायद विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, यही है। थोड़ी हेडिंग बताते जाओ। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, भैया इधर देखते जाए, इतना जितना हम पढ़ा रहे हैं बस इतना ही तैयार करना है, बाकी सीट तैयार करो, थ्योरी में केवल इतना ही तैयार करना। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, इधर सुने देखो, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण है क्या, कि जब भी कोई चालक चुंबकीय बल रेखाओं को काटता हुआ गति करता है, मान लो ये नॉर्थ है और ये क्या है, तो बल रेखाएं किधर से किधर, नॉर्थ से साउथ, बल रेखाएं किधर से किधर, नॉर्थ से साउथ। अब कोई भी चालक इसमें रखकर इस प्रकार घुमा दो कि ये चुंबकीय बल रेखाओं को काटता हुआ गति करे। कोई भी चालक रख के इसको इस प्रकार घुमाओ कि ये चुंबकीय बल रेखाओं को काटता हुआ गति करे, ये शर्त है, बस एक ही शर्त है कि चुंबकीय बल रेखाओं काटे। तो ऐसी कंडीशन में चालक का एक सिरा पॉजिटिव बनेगा, दूसरा सिरा कैसा बनेगा, निगेटिव। एक सिरा कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, दूसरा सिरा। अगर इन सिरों से कोई बाह्य परिपथ जुड़ा है तो उसमें करंट का प्रवाह होगा, उस करंट का नाम क्या रहेगा, प्रेरित धारा। और इस पूरी घटना का नाम क्या रहेगा, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। विद्युत चुम्बक के कारण विद्युत आ रहा है, चुम्बकीय प्रेरण, चुम्बकीय बल रेखा है ना यार, तो जब चुम्बकीय बल रेखाओं काट रहा है तो चुम्बकीय प्रेरण उत्पन्न होता है, इसके कारण करंट उत्पन्न हो जाता है, तो इसका नाम पड़ गया विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। जब कोई चालक चुम्बकीय बल रेखाओं को काटता हुआ गति करता है, जब भी कोई चालक चुम्बकीय बल रेखाओं को काटता हुआ गति करता है, तो चालक का एक सिरा, जैसे हम इसको ऐसे छोड़ दें, बल रेखाएं इधर से इधर है और इसको हम ऐसे छोड़ दें, तो इसमें क्या होगा कि एक पॉजिटिव बनेगा, एक, अब कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव आगे सब नियम हुआ में यही सब हेडिंग है, पहले केवल आप ये समझो एक बनेगा पॉजिटिव दूसरा। तो इस तरह से जो पॉजिटिव नेगेटिव बन गया इसको बोला करते प्रेरित विद्युत वाहक बल। और अगर इन सिरों से हम कोई बंद परिपथ जोड़ दें, छोटा बल्ब जोड़ दें, तो बल्ब जलने लगता, मतलब करंट का प्रवाह होने लगता, तो इस तरह की धारा का नाम है प्रेरित धारा, और इस पूरी घटना का नाम है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। जब भी कोई चालक चुम्बकीय बल रेखाओं को काटता हुआ गति करेगा तो चालक का एक सिरा धनावेशित व दूसरा सिरा, इस प्रकार उत्पन्न विद्युत वाहक बल को प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। पॉजिटिव निगेटिव बन जाना प्रेरित विद्युत वाहक बल कहलाता। और इन सिरों से यदि हम कोई परिपथ जोड़ दें तो उसमें करंट का प्रवाह होगा, इसे प्रेरित धारा कहते हैं, तथा इस संपूर्ण घटना को विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, बोलो याद रहेगा। चलिए ठीक है, आगे देखो तीसरी हेडिंग, ये विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या है, जब भी कोई चालक चुम्बकीय बल रेखाओं को काटता हुआ गति करेगा तो उसका एक सिरा,
उसका एक सिरा धनावेशित और दूसरा सिरा, या देखिए इस ये एक चीज और यार, दूसरी डिफिनीशन ऐसा भी समझ, फाई बराबर सूत्र क्या होता है, बी ए कास थीटा। यानी जब भी कोई चालक चुंबकीय फ्लक्स में, जब भी किसी चालक से चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित हो, चुंबकीय फ्लक्स में बी भी है, चुंबकीय बल लिखा है भी है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी, जब भी किसी चालक से चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो, जैसे हम आप ऐसा सोचो, अभी बल लिखा है कितनी गुजर रही, 1 2 3 4 5 6, 6 बल लिखा है गुजर रही, बोलो यार। अब मान लीजिए ये चुंबकीय बल लिखाओं को काटता हुआ गति ना करे, ये ऐसा कुछ इसमें टेक्निक है कि स्पंज हुए ऐसे ऐसे, तो क्या एक बार बल लिखा है 2 बची, फिर 6 फिर 2, तो क्या बल लिखा है कम ज्यादा होना चालू हो गई, इसमें भी करंट उत्पन्न हो जाए। इसका भी एक सिरा पॉजिटिव बनेगा, अगर कहीं पर थोड़ा सा काट दिया जाए तो इसका एक सिरा कहेगा बनेगा प्लस का और दूसरा सिरा बनेगा, यही प्लस माइनस ढूंढने भी है आगे एनसीईआरटी कुछ सवालों। या ऐसा, ये इसको कहते हैं एरिया में परिवर्तन, जब भी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो। या ऐसा कर लीजिए कि जो नॉर्थ साउथ रखा है, ये इसको हमने कुछ नहीं करा, जो नॉर्थ साउथ रखा है ये कुछ ऐसा हो जाए कि चुंबकीय बल लिखा है एक बार ज्यादा गुजरे, एक बार कम गुजरे, एक बार ज्यादा गुजरे, एक कम, यानी चुंबकीय प्रबलता ये कम ज्यादा करने लगे, यानी चुंबक जो इधर रखे इनकी प्रबलता कम ज्यादा करें, जिससे चुंबकीय क्षेत्र ये बल रेखाएं कम ज्यादा होने लगे, तो भी भैया फ्लक्स में परिवर्तन होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल आ जाए। अथवा ऐसा ना करके इसको घुमा दें ऐसा ऐसा, तो पहले बल रेखाएं पूरी 8 गुजर रही, जब ऐसे तल हो जाएगा तो भैया 0 हो जाएंगे, फिर ऐसे तो एक बार बल रेखाएं बढ़ रही घट रही बढ़ रही घट रही, क्योंकि थीटा पे डिपेंड करता है। तो इन 3 स्थितियों में भैया फ्लक्स में परिवर्तन होगा, और जब भी फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, और इस पूरी घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहेंगे। कुल मिला के करंट का उत्पन्न हो जाना विद्युत चुंबकीय प्रेरण है, याद रहेगा। अगली हेडिंग थी भैया विद्युत, तीसरी हेडिंग विद्युत चुंबकीय प्रेरण, याद है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम है ना, हेडिंग नंबर तीसरी कौन सी है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, वही है विद्युत चुंबकीय, भैया इधर सुने, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, भैया इधर सुने, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, हेडिंग नंबर तीसरी, दूसरी लिख लोगे ना यार, दूसरी विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, जब भी कोई चालक चुंबकीय बल रेखाओं को काटता हुआ गति करेगा, पॉजिटिव बनेगा दूसरा सिरा, यदि इस तरह से प्लस माइनस बन गए, इसका नाम क्या है, प्रेरित विद्युत वाहक बल। यदि इन सिरों से बंद परिपथ जोड़ दें तो एक करंट का प्रवाह होगा जिसे प्रेरित धारा कहते हैं, इस पूरी घटना को विद्युत चुंबकीय, या ऐसा बोल सकते हो, जब किसी चालक से चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित होगा, जब भी किसी चालक से चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित होगा तो भैया इस चालक का एक सिरा पॉजिटिव और दूसरा सिरा निगेटिव होगा। यदि ये चालक एक बंद टाइप का है, बंद चालक के रूप का है, तो इस पूरे चालक में एक धारा बहने लगेगी, इस पूरी घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। कुल मिला के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण जो धारा उत्पन्न होती है उस धारा का नाम है प्रेरित धारा, और इस घटना का नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। बोलो यार, पहली हेडिंग क्या थी, चुंबकीय फ्लक्स थी ना, उस चुंबकीय फ्लक्स में जब भी परिवर्तन के कारण भैया पॉजिटिव नेगेटिव उत्पन्न हो तो उसको प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसके कारण जो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण जो धारा बहती है उसे हम प्रेरित धारा कहते हैं, और इस पूरी घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण। और जो जैसे जनरेटर जनरेटर देखिए, टरबाइन नाम सुने हो, अपने घर में एसी करंट आता है पता है, ये पूरा उत्पादन यही है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। जहाँ पर भी ये टरबाइन रखा होगा उसमें क्या है कि घुमाते हैं बल रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र में रखकर एक कुंडली को तेजी से घुमाते हैं। जैसे जनरेटर में भी यही सिस्टम अलग रहता है। वहाँ जनरेटर में क्या है कि एक मोटर की सहायता से, इंजन एक लगा होता है पता है ना, इंजन की सहायता से घुमाया जाता है एक कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में, और जब चुंबकीय क्षेत्र में घूमती है कुंडली तो बल रेखाओं काटती है तो प्रेरण उत्पन्न हो जाता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। और इसके कारण भैया करंट उत्पन्न हो जाता है जिसे प्रत्यावर्ती धारा या प्रेरित धारा कहते हैं, याद रहेगा क्या। साइलेंट हो गया क्या,
लो बैटरी प्लीज चार्ज, ऐसा कह रहा होगा ना। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, ये भैया तीसरी हेडिंग सुनो इधर, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। तो आपको बताना है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की क्रिया में उत्पन्न दो नियम दिया गया, क्यों भैया, प्रथम नियम और द्वितीय नियम। इधर थोड़ी सुनिए, नियम सुनेंगे अभी हम। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की क्रिया में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, अभी दूसरी हेडिंग, उस क्रिया में जो प्रेरित विद्युत वाहक, यानी एक सिरा प्लस का बना था, दूसरा सिरा, उसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं, ऐसा कहे थे। उसकी जो वैल्यू मिलेगी उसका मान भैया चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की समय दर के ऋणात्मक मान के बराबर। समझ में है। दूसरे नियम में बताया गया कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की क्रिया में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा, कैप चिन्ह लगाने का मतलब दिशा केवल बताना है, और इसमें भैया वैल्यू बताना है, इसमें वैल्यू है भैया, सदा उस कारक का विरोध करती है जिसके कारण स्वयं उत्पन्न होती है, उसी कारक का विरोध करती है। इसे भैया लेंज का नियम भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, लेंज का नियम, और इसको न्यूमैन का नियम भी कहते हैं। याद रहेगा, बोलो यार। ये भैया ऊर्जा संरक्षण नियम का पालन करता है। द्वितीय नियम यानी लेंज का नियम किस नियम का पालन करता है, ऊर्जा। इतनी छोटी छोटी सी बात लिख लेना, लेंस नहीं है, लेंज। लेंस का कौन सा नियम है? लेंस का न्यूटन का नियम था, लेंस का नियम। ये भैया पहला क्या था, पहला विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। यार ये शब्द याद कर लो यार, इस चैप्टर का नाम भी यही है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की क्रिया में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान। इधर पहले नंबर में वैल्यू है, दूसरे नंबर में दिशा है, बस ये दो नियम। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की क्रिया में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुम्बकीय फ्लक्स परिवर्तन की समय दर के ऋणात्मक मान के बराबर, इसे न्यूमैन का नियम भी कहते। दूसरा है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की क्रिया में उत्पन्न, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की क्रिया में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदा उस कारक का विरोध करती है जिसके कारण स्वयं उत्पन्न हो। बस दो है, इसे लेंज का नियम भी कहते हैं, लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण नियम का। अगर मान लीजिए अब कुंडली में फेरों की संख्या n, तो अब जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है वो फेरों की संख्या पर निर्भर करता है, केवल चुंबकीय फ्लक्स नहीं निर्भर करता, फाई भी। अब प्रेरित विद्युत वाहक बल फेरों की संख्या पर निर्भर करता है, इसलिए भैया फेरों की संख्या अगर n है तो सूत्र बन जाता है -n d फाई अपान dt। आगे बताओ कौन सी हेडिंग है, हेडिंग नंबर चौथी। प्रेरित धारा प्रेरित आवेश अभी बता ही रहे हैं, प्रेरित धारा बताएं कौन सी है। अच्छा सुने इधर, प्रेरित धारा अभी बताए थे कि जब भी कोई चालक चुंबकीय बल रेखाओं को काटता हुआ गति करता है, जब भी कोई चालक चुंबकीय बल रेखाओं को, चुंबकीय बल रेखाएं कुछ ऐसे दिखा लें, क्रॉस क्रॉस बल रेखाएं किधर को हैं, कागज के तल के अभिलंबवत नीचे की ओर। बोलो यार। अच्छा बताइए, हम एक तार को ऐसे ले जा रहे हैं, बताइए बल रेखाएं कट रही होंगी कि ना कट रही हों, जल्दी जल्दी सोचो। मेरे हिसाब से तो ना कट रही, तुम्हारे हिसाब से भी नहीं कट रही। ये बल रेखाएं ये ऐसे हैं, ऐसे नीचे को, और इसको हम ऐसे इधर उधर ले जा रहे हैं, बल रेखाएं कट रही कि नहीं। तो कुल मिला के प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, एक सिरा प्लस का दूसरा सिरा माइनस का उत्पन्न होगा। अब बताइए प्लस माइनस कैसे उत्पन्न होगा, तो अभी जस्ट अगली वाली हेडिंग में शायद आज भी जाए, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। तो दाहिने हाथ के नियम में क्या है कि ये भैया ये आई की दिशा में, ये बी की दिशा में, गति की दिशा में, अब बोला इधर से जाता है। यदि दाहिने हाथ के फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम के अनुसार यदि दाहिने हाथ के अंगूठे तथा पास की दो उंगलियों को, यदि दाहिने हाथ के अंगूठे तथा पास की दो उंगलियों को इस प्रकार फैलाया जाए कि तीनों परस्पर लंबवत रहें, तो अंगूठा यदि चालक की गति की दिशा और ये बी की दिशा में हो, अगर ये दो पहले से फिक्स है, तो उस समय जो प्रेरित धारा उत्पन्न होगी वो इस डायरेक्शन में हो। बोलो, प्रेरित धारा की डायरेक्शन ये होगी।
अब आप सोचो इसको सेट करो इसमें, तो ये भैया चालक की गति की दिशा में रखना, तो क्या ऐसे कर दें? बोलो यार, ठीक है। और ये कहा नीचे, नीचे क्यों तो है, तो बताइए किधर, इसका मतलब इधर से करंट इधर को जा रहा है, ये करंट की डायरेक्शन। अब आप सोचिए कि अगर कहीं पर ऐसे बैटरी आपने रख दिया है, थोड़ी समझिए, बैटरी का काम आया कि ये करता है, इस पूरे तार ये बैटरी का काम आ गया, इसका एक सिरा प्लस का दूसरा सिरा। अब आप सोचिए करंट आप ऐसे प्रवाहित करते हो किधर से किधर, प्लस से, लेकिन बैटरी के अंदर किधर से किधर, इसका मतलब इधर वाला सिरा हो जाएगा माइनस का और इधर वाला सिरा, यही आया था भैया। ये बी की डायरेक्शन ये इधर है, ये आपका मध्यिका जो ऊपर को जा रही, इसका मतलब ये कैसा है, प्लस का, और ये कैसा है, प्लस माइनस, ऐसे बनते हैं। अब उठा के अगर इन प्लस माइनस से कोई भी तार आप जोड़ दीजिए, तो क्या इस तार में धारा का प्रवाह होगा? उस धारा का नाम क्या है? डिफिनीशन। ये धारा का सूत्र आई बराबर सूत्र क्या होता है, वी अपान आर, पढ़े हो ऐसा? तो वी की जगह यहाँ क्या चले गया, ई अपान आर, और ई बराबर सूत्र अभी निकाले, एक ही सूत्र तो अभी निकला, दो तो निकल आया था, एक फाई बराबर भी मिला था, फाई बराबर बी ए कास थीटा, अभी माइनस ई बराबर माइनस डी फाई अपान, यहाँ रख दो, तो ई की जगह लिखोगे माइनस डी फाई अपान डी टी और आर में, और ये प्रेरित क्या है, प्रेरित धारा का सूत्र है। डिफिनीशन किसी को याद हुआ? क्या बोलोगे? जब कोई चालक चुंबकीय बल रेखाओं को काटता हुआ गति करेगा तो उसका एक सिरा पॉजिटिव और दूसरा सिरा निगेटिव हो जाता है। यदि इन सिरों से बंद परिपथ जोड़ दिया है तो एक धारा बहने लगती है। यदि इन सिरों से बंद परिपथ जोड़ दिया जाए तो इसमें एक धारा बहने लगती है, यानी बंद परिपथ में एक धारा बहने लगती है। इस धारा का नाम प्रेरित धारा है। बोलो, धारा का सूत्र आई बराबर वी बटे आई बराबर, तो वी की जगह यहाँ ई चलता है, वहाँ वोल्टेज था या विभवांतर था, यहाँ भैया प्रेरित विद्युत वाहक बल है, क्योंकि करंट यहाँ ई प्रवाहित कर रहा है, पॉजिटिव निगेटिव। तो अब ई का सूत्र हमने पढ़ा डी फाई अपान डी टी, फेरों की संख्या तो यन का गुणा और करते जाए, तो यन डी फाई अपान डी टी इंटू आर, आर भैया क्या है, प्रतिरोध, याद रहेगा। अच्छा बताइए, प्रेरित आवेश भी पूछा करता है कभी कभी, प्रेरित आवेश, तो आवेश का सूत्र पता, क्यू बराबर आई टी, क्यू बराबर आई टी। तो एक सेकेंड में किसी बंद परिपथ में एक सेकेंड में जो प्रवाहित प्रेरित धारा है उसको हम प्रेरित आवेश कहते हैं। आई आई क्यू बराबर आई टी, ऐसा होता है सूत्र, पढ़े हो कहीं नहीं जीवन में? धन्यवाद अगर पढ़े हो। तो क्यू बराबर, तो किसी बंद परिपथ में एक सेकेंड में प्रवाहित प्रेरित धारा को प्रेरित आवेश कहते हैं। डेफिनेशन, सूत्र याद करें। बताइए इधर में क्यू की वैल्यू कुछ निकली थी, क्या निकली थी यार, माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी बटे आर, और इधर पे टी की जगह आप डी टी रख दो तो डी टी से डी टी नहीं पड़ जाए, तो ये आ जाएगा भैया माइनस एन डी फाई बटे आर। ये प्रेरित आवेश का सूत्र है, लिखिए भैया। चलिए जब सूत्र बताओ, पहला सूत्र क्या था, फाई बराबर बी ए कास, दूसरा ई बराबर माइनस एन डी फाई बी अपान डी टी, तीसरा आई बराबर ई बटे आर या माइनस एन डी फाई बी अपान डी टी इंटू आर। अच्छा बताइए तीसरा प्रेरित आवेश आई क्यू बराबर आई टी, तो माइनस का एन डी अपान आर, डी टी तो कट जाएगा ना, ये सूत्र मिला। अगला अगला क्या है यार, अगली हेडिंग है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम नहीं है, फिर भी सुनो, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। ए मालिक सुनो इधर, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, ये बस ना सुनो, सब सुनो यार। बी निकालने के लिए कितने नियम, यब निकाल लेंगे और आई निकाल लेंगे, दो, टोटल नियम इतने पड़ा है, इनमें से कोई एक नियम है। बी निकालने के लिए सूत्र नियम है, दिशा निकालने के लिए मैक्सवेल का पेंच स्क्रू नियम, पढ़े ऐसे कभी जी उन्हें? चलिए धन्यवाद। दूसरा, दाहिने राइट हैंड
राइट हैंड पाम रूल है ना, पाम रूल नंबर 1, दाहिने हाथ के हथेली का नियम नंबर 1। और दूसरा है भैया थंब रूल भी तो होता है, RHTR। ये यब निकालने के लिए भैया अगर याद हो तो फ्लेमिंग, याद है कि दाएं की बाएं, बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। और दूसरा था राइट हैंड पाम रूल नंबर 2। सही है, बोलो बोलो। वाई निकालने के लिए लेंज का नियम। और दूसरा है भैया फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। टोटल कितने, 3 2 5 2 7, 7 में से 1 लिखने को आएगा। अब देखिए यार इधर इसको जब ये डायरेक्शन इसकी डायरेक्शन बता होती है तो पहले से तुम्हें जो ज्ञात है वो केवल तुम्हें आई पता है और सीधे बी पूछ रहा है, एक वैल्यू दे रहा है एक वैल्यू पूछ रहा है। जब तुमसे यप पूछता है, यप की डायरेक्शन, तो तुम्हें ज्ञात राशि 2 ठो दे देता है। एक आपको आई की भी दिशा आपको पता होगी और बी की भी दिशा पता होगी, ये दोनों दिशाएं पता होंगी तो आप ये दिशा बताएं। तीसरा इसमें भैया जब ये निकालना होता है, ये प्रेरित धारा है, ये जब बताएगा तो भैया गति की दिशा तुम्हें दिया होगा किधर गति कर रहा है, और साथ में बी की दिशा दिया होगा। जब ये दोनों दिशा हो तो ये बताना है। इसमें भैया केवल आपको ज्ञात है आई, आई किधर प्रवाहित हो रहा है ये तुम्हें पता है, और पूछ रहा है कि बता इस पॉइंट पर बी क्या है। जैसे हम ऐसे करके करंट दे दें, इसमें आई करंट इधर को ऊपर को जा रहा है, हम पूछ रहे हैं बताए इस पॉइंट पी पर बी की दिशा क्या, तो समझ जाइए ये लगाना है। मैक्सवेल का पेंच स्क्रू नियम किसी को पता है? यदि किसी पेंच को इस नियम के अनुसार, मैक्सवेल के पेंच स्क्रू नियम के अनुसार, यदि किसी पेंच को इस प्रकार घुमाया जाए कि पेंच की नोक की गति की दिशा धारा की दिशा में हो, तो जो अंगूठा बार बार घूम रहा है, ऐसे ऐसे घुमाओगे ना अंगूठा, तो ऐसे अंगूठा इधर को जा रहा है, इसका मतलब ये इससे ऐसे जा रहा है भैया, नीचे को जा रहा है। गौर करिए, इधर इधर घुमा रहा है तो अंगूठा नीचे को जा रहा है, इसका मतलब बी की डायरेक्शन ऐसे नीचे होगी, इधर पूछा होगा तो ऊपर होती, ऐसा अंगूठा घूम के ऊपर निकल रहा है, ये बी की डायरेक्शन है। यदि किसी पेंच को इस प्रकार घुमाया जाए कि पेंच की नोक की गति की दिशा धारा की दिशा में हो, तो अंगूठा बी की दिशा को व्यक्त करता है। बोलो याद हुआ? बता, राइट हैंड पाम रूल नंबर 1, तो दाहिने हाथ के हथेली के नियम नंबर 1 के अनुसार दाहिने हाथ के हथेली को इधर क्या करें, दाहिने हाथ के हथेली के अंगूठे को, मतलब इसको कहां पर सेट करना है, अंगुलियों को उधर फैलाना है जिस पर आपको बी की दिशा चाहिए। अंगूठा किधर फैलाना है, जिधर बी की, मान लीजिए इस पॉइंट पी पर बी की दिशा चाहिए तो ये इससे फैला दो, ये करंट में ये इधर, तो धक्का देने की दिशा में बी की दिशा होती। दाहिने हाथ की हथेली के नियम नंबर 1 के अनुसार यदि दाहिने हाथ के अंगूठे को धारा की दिशा में, दाहिने हाथ के अंगूठे को धारा की दिशा में तथा उंगलियों को उस बिंदु की ओर फैला दिया जाए जिस पर बी की दिशा ज्ञात करनी है, तो हथेली के अभिलंबो धक्का देने की दिशा में बी की दिशा होती। बताइए राइट हैंड थंब रूल, तो जिस ये रूल तब ये लगाते हैं जब धारा कहीं पर ऐसे मुड़ रही हो, सीधी सीधी धारा ऐसे जाए, सीधे तार पे धारा जाए, तो समझ जाइए राइट हैंड थंब रूल नंबर 1 लगाना है, पाम रूल लगाना है। राइट हैंड पाम रूल नंबर 1, दाहिने हाथ के हथेली का नियम नंबर, अगर सीधा है, धारा सीधी जा रही तो सीधा हाथ करके लगाना, तो आप खुद ही समझ जाओ। अगर करंट मुड़ रहा हो, यानी परिपथ ऐसा कुछ जा रहा हो, भाई अगर परिपथ मुड़ जाएगा तो करंट भी तो मुड़ेगा, क्योंकि करंट में परिपथ में करंट का प्रवाह हो रहा है। बोलो, ऐसी कंडीशन में आपको अपने हाथ मोड़ने हैं तो भी अंगूठा बच जाए। बोलो, अब ये देखो ऐसे ऐसे इसको दाहिने हाथ की उंगलियों को धारा की दिशा में लपेट दिया जाए, दाहिने हाथ के अंगूठे को, तो अंगूठा बी की दिशा को व्यक्त करता है। इसमें बी की दिशा ऊपर की ओर आएगी। जैसे हम पूछे बता केंद्र पर बी की दिशा क्या होगी, ऊपर की ओर आएगी। अगर इधर ऐसे करके धारा का प्रवाह कर देते तो भी दाहिने हाथ, अब ये नहीं कि फिर देखिए सर ऊपर, जब ये तो ये ऊपर दाहिने हाथ, अब ये नीचे चला जाए, आया। ये रूल कब लगाना है, जब किसी कुंडली परिनालिका इन पे चर्चा करें तो ये लगाना है, जब लंबे सीधे तार की चर्चा करें तो ये लगाना है। मैक्सवेल का पेंच स्क्रू नियम यार कहीं लगाओ यार, कुल मिला के ये तुम लगाइए 2 ठो, इस रूल लिखने के हिसाब से याद कर लो।
बताइए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम पता है? इस नियम के अनुसार यदि बाएं हाथ के अंगूठे तथा पास की 2 उंगलियों को इस प्रकार फैलाया जाए कि तीनों परस्पर तो यदि देखो यार, अब जाके पूरी बात सही हुई तीनों परस्पर लंबवत हो तो यदि, भैया ये देखिए इसमें इधर से बोला जाता है, पहले ये क्या है आई, ये क्या है बी, और ये बल की दिशा जो यहाँ निकालने के लिए सूत्र लगा रहे हैं। तो यदि मध्यिका धारा की दिशा में तथा तर्जनी बी की दिशा में फैली हो तो अंगूठा बल की दिशा को, यानी उस चालक पर लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा को व्यक्त करता है। लेकिन जब तुमसे हम ये पूछे दाहिने फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम पूछ ले, ये वाला नियम पूछ, तो भैया उसमें भैया ये बाएं हाथ का नियम और ये क्या है दाहिने हाथ। तो दाहिने हाथ के नियम में जब भी बोलना है तो इधर से बोलना, पहले ये फिर ये तब ये, और जब इसमें बोलना है तो पहले ये फिर ये, वो तुमको समझ आया? पहला दूसरा, पहला ये फिर ये तब ये, इसमें पहले ये नहीं है। अरे बताया इसमें क्या बोलोगे? अरे पहले ये नहीं, पहले इसका नाम बताना है। चालक की गति की दिशा में, यदि अंगूठा चालक की गति की दिशा में तथा तर्जनी बी की दिशा में फैली, क्यों? तो उस चालक में प्रेरित धारा की दिशा मध्यिका व्यक्त करती है। इसमें भैया पहले मध्यिका से चालू करना है। यदि मध्यिका धारा की है दोनों, देखो यह धारा यह, ये धारा जो इसमें जो धारा दी जाती है इसमें हमारे द्वारा प्रवाहित धारा है। इसमें हम पहले से कह रहे हैं इसमें धारा ऐसे जा रही है, बताइए यहाँ पर बी की डायरेक्शन ये, तो यब की डायरेक्शन क्या हो? तो यहाँ पर जो धारा है भैया प्रवाहित धारा हमारे द्वारा, यहाँ पर जो धारा है उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल वाली धारा, प्रेरित विद्युत वाहक बल अभी पढ़ा है ना, उसमें है भैया। तो भैया इसमें पहले मध्यिका, देखिए ये दोनों करंट को व्यक्त कर रहे हैं, ये दोनों बी को व्यक्त कर रहे हैं, ये दोनों सेम है। इसमें ये व्यक्त किया करता है चालक की गति की दिशा में, दाहिने हाथ वाले में गति की दिशा, और इसमें ये व्यक्त किया करता है बल को। बस ये अंतर है, बाकी दोनों के नियम सेम है, याद रहेगा। बस बोलने का तरीका इसमें इधर से इधर बोलना है, इसमें इधर से इधर बोलना।